सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का ये जो मेरा वीडियो है वो आधारित है कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है ढाल या प्रवणता। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ढाल या प्रवणता के बारे में उन्हीं बातों के बारे में जानकारी दूंगा जिन बातों का उपयोग आपको ढाल या प्रवणता के जो सवाल हैं उनको बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो आइए इधर उधर की बात न करते हुए हम शुरू करते हैं। ढाल या प्रवणता के बारे में ऐसी जानकारियाँ जो हमको 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल जो सवाल हैं उनको हल करने में हमारी सहायता करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ढाल या प्रवणता ज्ञात हम कैसे करते हैं। अगर हमको कोई सवाल पूछा जाता है ढाल या प्रवणता से संबंधित, तो सवाल किस प्रकार का हो सकता है और उसको हम कैसे उसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ढाल या प्रवणता के बारे में जो पहली जानकारी है वो ये है कि यदि किसी समतल पर स्थित बिंदु A का निर्देशांक x1 y1 हो तथा बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 हो तो अंतराल AB या A से B को जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल को हम ढाल के लिए ये सूत्र होता है, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m का मान होता है y2 माइनस y1 पूरे का बटा x2 माइनस x1। तो हमको दो बिंदु दिए जाएंगे या एक अंतराल दिया जाएगा, उसमें दोनों बिंदुओं के मान हमको दिए जाएंगे, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु। उन बिंदुओं की सहायता से हमको x1 y1 और x2 y2 का मान ज्ञात करना है और उन मानों को हमको इस सूत्र में रख देना है, तो हमें प्रवणता या ढाल का मान पता चल जाएगा। प्रवणता या ढाल का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक और सूत्र है जिसमें कोण का उपयोग किया जाता है और कोण का मान पता होने पर हम प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। m बराबर tan थीटा, इसमें हम कोण का जो मान है वो रख करके प्रवणता या ढाल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो तीसरी बात है वो है उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड c होता है, y बराबर mx प्लस c। ये उस रेखा का समीकरण होता है, y बराबर mx c उस रेखा का समीकरण है जिसमें m क्या है, रेखा की प्रवणता है, c क्या है, y अक्ष से काटा गया अंतःखंड का मान है c। तो इस प्रकार से ये रेखा का समीकरण है जिसमें m प्रवणता है और c जो है वो y अक्ष के साथ काटा गया अंतःखंड का मान है। अब अंतःखंड किससे कहते हैं, तो कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी को x अंतःखंड कहते हैं, और कोई रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी को y अंतःखंड कहते हैं। जैसे एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्राफ दिखा रहा हूँ, उसकी सहायता से आप समझ जाएंगे कि वास्तविक में अंतःखंड होता क्या है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ये आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस ग्राफ में एक रेखा है, इस रेखा में बिंदु ए भी है, बिंदु पी है, और ये रेखा आगे इधर ऊपर की ओर जा रही है और इधर नीचे की ओर भी जा रही है। इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो अक्ष है वो x अक्ष कहलाता है और ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे ये जो अक्ष है वो y अक्ष कहलाता है। इसमें यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो बिंदु है जो कि x अक्ष पर स्थित है, ये रेखा x अक्ष को यहाँ पर इस बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि x अक्ष की कितनी दूरी पर है, ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे इस रेखा के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड का मान है -2। उसी प्रकार से इस रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड का मान क्या हो जाएगा,
तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 और 4 इकाई दूरी पर है। तो इसलिए इस रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या है, यहाँ पर 4 है। तो इस प्रकार से ये अंतःखंड होता है। और ये मुख्य रूप से इसमें जो बातें आपको बताया हूँ, सूत्र इसमें उपयोग होंगे 3। एक m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m बराबर tan थीटा और y बराबर mx प्लस c। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ढाल या प्रवणता, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि ढाल या प्रवणता मतलब, ढाल का मतलब यहाँ पर ढाली है। जैसे हाँ, इस ग्राफ में आप देख लीजिए, इसमें 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु A और ये बिंदु B। इसकी हमको ढाल ज्ञात करनी। तो ढाल का मतलब ये है कि यह जो रेखा है वो कितनी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका ढाल ऊपर की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, या कितनी तेजी से ढाल जो है वो कम हो रहा है। या ढाल कम होना मतलब उतरना नीचे की ओर, कितनी तेजी से ये अंतराल जो है वो तेजी से नीचे की ओर कम हो रहा है, या यह जो अंतराल है वो कितनी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसको हम ढाल कहते हैं, और उसको हम इस सूत्र के द्वारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अब इस से संबंधित जो प्रश्नावली है उसके कुछ सवाल देखते हैं। ये ढाल या प्रवणता से संबंधित कक्षा 10वीं का ये प्रश्नावली 3 है, जिसका ये प्रश्न क्रमांक पहला है। दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये आलेख दिया हुआ है, इसमें हमको सभी अंतरालों के लिए प्रवणता या ढाल ज्ञात करना है। अब अंतराल कौन कौन से इस चित्र में आप देख लीजिए। पहला अंतराल है A से B, दूसरा अंतराल है C से D, तीसरा अंतराल है E से F, चौथा अंतराल है G से H, पांचवा अंतराल है I से J। ये 5 अंतराल यहाँ पर दिए गए हैं, और पांचवा अंतराल के लिए हमको प्रवणता या ढाल का मान ज्ञात की। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से आप इसको इसका हल जो है आपको समझ में आएगा। देखिए, ये दिए गए आलेख में अंतराल ज्ञात करना है, ढाल या अंतराल ज्ञात करना है। तो दिए गए अंतराल क्या क्या हैं। तो पहला अंतराल है A से B, जिसमें A बिंदु का मान है इस प्रश्न में 1 5, B का मान है 3 7, C से D है, C बराबर है 2 4, D बराबर है 5 6, E F है, E बराबर है 1 3, F का मान यहाँ दिया है 2 1, I J है, इसमें I का मान दिया है 7 5, J का मान है 7 1, और G H है, जिसमें G का मान है 3 2 और H का मान 6 2। ये 10वीं किताब में आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 3 में आपको ये पहला सवाल मिलेगा। तो सिंपल सा इसका हल है, सूत्र में सीधा मान रख देना आपको। यदि हम जानते सूत्र क्या होता है कि यदि अंतराल A B हो, अंतराल A B हो जिसमें A बराबर x1 और B बराबर x2 y2 हो, तो अंतराल ए बी की ढाल या प्रवणता का मान कितना होता है हम जानते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसलिए जो प्रश्न में ए बी दिया हुआ है उसकी ढाल या प्रवणता कितनी हो जाएगी यहाँ पर। अब इसकी आप तुलना कर दो, तो इधर जितने भी मान हैं, ये जितने भी मान हैं x1 y1 के मान हो जाएंगे, और इधर वाले जो मान है वो x2 y2 के मान हो जाएंगे। तो ए बी के लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y2 बराबर है 7, y1 बराबर है 5, x2 बराबर है 3, x1 बराबर है 1। इसको हल करेंगे तो 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 1। इस प्रकार से अंतराल ए बी की ढाल या प्रवणता का मान कितना हो जाएगा 1। अंतराल सी डी के लिए
ये x1 y1 का मान हो गया, x2 y2 का मान हो गया। उस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का मान 6 माइनस 4, x2 माइनस x1 का मान 5 माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इसके बाद है अंतराल ई एफ की ढाल या प्रवणता। तो इसके लिए देखिए ये x1 y1 का मान हो गया और ये x2 y2 का मान हो गया। इन मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे और m का मान निकालेंगे। तो y2 बराबर है 1, y1 बराबर है 3, x2 बराबर है 2 और x1 बराबर है 1। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा ये -2। अंतराल आई जे के लिए ये x1 y1 का मान, ये x2 y2 का मान ये सूत्र में मान रखेंगे। तो y2 का मान कितना हो गया इसमें, y2 का मान है 1, y1 का मान कितना है 5, x2 का मान 7, x1 का मान भी 7 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर में आता है -4, 1 माइनस 5 -4 हो गया, 7 माइनस 7 0। तो किसी भी संख्या को जब आप शून्य से भाग देते हो तो उसका मान जो है वो अपरिभाषित होता है, जिसको आप अनंत भी कहते हैं। अंतराल जी एच की ढाल या प्रवणता, जी एच का कौन सा है ये, तो जी बराबर 3 2 है और एच बराबर है 6 2। तो इसमें ये x1 y1 का मान हो गया, इसमें ये x1 y1 का मान हो गया और इधर ये x2 y2 का मान हो गया। तो इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे तो y2 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया भी 2, दोनों का मान 2 है। और ये x2 का मान हो गया 6, x1 का मान हो गया 3। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो 0/3, शून्य को किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो उसका मान हमेशा शून्य होगा। तो जी एच की प्रवणता कितना हो जाएगा, शून्य। तो ये सामान्य से इसका हल है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष की समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु पर y निर्देशांक समान होता है। माना कि इस रेखा पर अंतराल ए बी है जहाँ पर a बराबर x1 y तथा b बराबर x2 y2 हो जाएगा। अतः प्रवणता ढाल बराबर y2 माइनस y1 होता है सूत्र में। तो यहाँ पर y2 का भी मान y होगा और y1 का मान भी y होगा। क्यों, क्योंकि जो दी गई रेखा है वो x के समांतर है और x अक्ष की समांतर रेखा में y निर्देशांक जो है प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। तो y2 बराबर y, y1 बराबर y, तो y माइनस y बराबर हो गया 0। नीचे में x2 माइनस x1 और 0 को हम x2 माइनस x1 से भाग देंगे तो उसका मान शून्य ही होगा। अब चूंकि ये हमने क्या लिया है, अभी उस रेखा पर एक अंतराल लिया है, उसकी जो ढाल या प्रवणता है वो शून्य आ गया। हमने इस चैप्टर के अंतर्गत एक जानकारी और ली है कि किसी रेखा के किसी अंतराल की प्रवणता, एक रेखा है और उसके अंतर्गत कोई अंतराल है तो उसकी जो प्रवणता होती है वही उस रेखा की प्रवणता होती है। हमने क्या किया है कि एक्स की समांतर जो रेखा है उसमें हमने एक अंतराल लिया ए बी और उसकी प्रवणता का मान कितना है, शून्य आया। तो ए बी की जो प्रवणता है वही उस रेखा की प्रवणता होगी, अतः उस रेखा की प्रवणता क्या होगी, शून्य होगी। और दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा सेकंड मेथड इसका, एक्स अक्ष की समांतर रेखा एक्स अक्ष के साथ में शून्य अंश का कोण बनाती है तो थीटा का मान हो जाएगा 0। तो m बराबर टेन थीटा से, टेन 0 का मान 0 होता है इसलिए m बराबर 0 हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर मैंने एक बात बताई है कि एक्स अक्ष के समांतर, ये जैसे आपको इस ग्राफ से समझ में आएगा, ये जो भी मैंने जो बात बोली है, यहाँ पर आप देखेंगे इस ग्राफ में, आप देखिए ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा है। इसको आप एक रेखा मान लीजिए जिसमें
ये अंतराल है ए बी, इसको आप ऐसे आगे बढ़ा लो तो ये रेखा बन जाएगी, ऐसे एक रेखा है। अब इसमें एक अंतराल हमने ले लिया ए बी, इसको माना हमने x1 y1 और इसको माना हमने x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y1 का मान कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2 है। इसका मतलब y1 का मान भी 2 है और y2 का मान भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की समांतर रेखा होती है उसका जो y निर्देशांक होता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो उसको हमने क्या मान लिया था इस प्रश्न में, y मान लिया था। इसलिए पहला बिंदु हमने लिया x1 y और दूसरा बिंदु हमने लिया था x2 y। तो इस सवाल में समझने वाले केवल यही बात थी कि x अक्ष के समांतर किसी भी रेखा के प्रत्येक बिंदु पर y निर्देशांक का मान समान होता है। इसलिए बिंदु, अगर हमने उस रेखा पर एक अंतराल लिया है ए बी, तो ए बी का जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक x1 y हो जाएगा और दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2 होगा और प्रवणता ढाल का मान हो जाएगा इस प्रकार से, y माइनस वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और अंत में इसका जो मान आएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का हल है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो। दूसरा इसी में है, तीसरे के अंतर्गत दूसरा सवाल, y निर्देशांक -3 पर x का मान क्या होगा। तो सवाल दोनों एक ही है, पहला और दूसरा सवाल एक ही, अंतर कितना है, अंतर क्या है इसमें, एक बार हमको y बराबर 15 के लिए x का मान निकालना है और दूसरी बार हमको क्या करना है, y बराबर -3, y बराबर -3 के लिए हमको x का मान निकालना है। तो आइए इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जो दी गई जानकारी उसको हमने लिख लिया, दिया है कि रेखा की ढाल दी गई है कितना, 5/6। इसलिए रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c में यहाँ मान रखने पर कौन सा मान, 5/6 रखने पर, ये रेखा का समीकरण हमने अब शुरू में देखा था सामान्य जानकारी में। रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होता है। इस रेखा के समीकरण में हम m का मान जो प्रश्न में दिया हुआ है उस मान को हमने रख दिया। यहाँ पर देखिए m की जगह में 5/6 रख दिया, इस समीकरण 1 मान लिया। इस समीकरण को हम और हल करते हैं आगे, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ c है मतलब c/1 है, 1 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे दोनों को जोड़ने के लिए, लघुत्तम 6 निकलेगा। 6 से 6 को भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा और 1 से गुणा हो जाएगा उसमें 5x हो जाएगा, धन का चिन्ह है। यहाँ 6/1 है, 1 से 6 में भाग देंगे, भागफल 6 आएगा, 6 गुणा c में करेंगे 6c हो जाएगा। उसके बाद इस 6 का हमने इधर तिर्यक गुणा कर दिया, 6y हो गया और इधर क्या बचेगा 5x प्लस 6c, इतना बचा। अब यहाँ से हमने क्या किया, 5x को पक्षांतर कर दिया दूसरी ओर, तो इधर क्या क्या बचेगा, इधर 6c बचेगा, उसको हमने इस ओर लिख लिया और इधर क्या बचेगा 6y ऋण 5x जो कि पक्षांतर हो क्या है 6y ऋण, इसको आप एक लाइन यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, 6y ऋण 5x बराबर 6c ये होगा। उसको हमने क्या लिख लिया, 6y ऋण 5x बराबर 6c, तो 6c बराबर 6y ऋण 5x लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब c का मान निकालना है तो 6 को पक्षांतर कर दिया तो 6y ऋण 5x और ये गुणा के रूप इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है। कौन सी रेखा, ये वाली जो समीकरण रेखा, समीकरण 1, ये वाली जो रेखा है वो बिंदु 7-10 से गुजरती है। इस रेखा को हमने हल किया तो यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों समान है। तो चूंकि यह रेखा 7-10 से गुजरती है इसलिए ये जो मान है वो इस समीकरण में हम x और y का मान रखेंगे। x बराबर कितना है, ये बिंदु क्या है x y का मान होता है। तो इसमें जब आप इस मान को इस समीकरण में रखेंगे
तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा और इससे हमको सी का मान प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है, अतः यह बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए हम x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे, y बराबर 10 रखेंगे। हमने रख दिया, y की जगह में 10 रख दिया, फिर ये ऋण और ये x की जगह में 7 रख दिया। इसको हल किए तो 10 6 का 60 हो गया, 7 5 35 और नीचे में 6। 60 में 35 घटाए 25 बचा और ये बटे 6। तो सी का मान आ गया यहाँ पर 25/6। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, जो समीकरण 1 हमने लिया है उसमें हम सी का मान यहाँ पर रखेंगे। तो सी बराबर कितना आ गया 25/6, तो यहाँ पर हम रख देंगे 25/6। इस तो ये हो गया, ये समीकरण हमको मिलेगा सी का मान रखने पर। y बराबर 5/6 x धन सी बराबर हो गया 25/6। अब दोनों का लघुत्तम आ गया 6, ऊपर में रहेगा 5x धन 25, 6 का तीजा गुणा कर दो तो 6y बराबर 5x धन 25। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। मतलब ये रेखा का समीकरण हमको प्राप्त हुआ जो कि 7-10 से गुजरती है और इसकी जो ढाल है वो 5-6 है और y अक्ष के साथ काटा गया अंतःखंड कितना है 25/6 है। ये हमको ज्ञात हो गया। इस समीकरण को हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हमको जो ज्ञात करना है, 2 चीज़ें ज्ञात करना है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो। मतलब अब इस रेखा पर हमको क्या करना है, y बराबर 15, y निर्देशांक 15 मतलब y का मान 15 हो, उसके लिए x का मान ज्ञात करना है। तो और दूसरी बार क्या करना है हमको, y बराबर -3, y निर्देशांक -3 पर x का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो y बराबर -3 लेना है और x का मान ज्ञात करना है। तो ये 2 काम करना है। तो पहला काम हो गया y बराबर 15, तब समीकरण 2 से इस समीकरण में y का मान हमने 15 रख दिया और x का मान निकालना है। तो 6 × 15 = 90, इधर 5 1 धन 25 बचा है, 25 को पक्षांतर कर दिए, 90 × 25 = 65 बराबर इधर 5x बचा है, 5 को पक्षांतर कर दिए 65/5 हो गया बराबर x। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 65/5, तो x का मान आ गया 13। तो जब y बराबर 15 है तो x बराबर कितना हो गया 13। और इसी में दूसरा सवाल, y बराबर -3, तब फिर से समीकरण 2 में y का मान यहाँ पर ऋण 3 रखना है। तो ये 6 × ऋण 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 × ऋण 3 बराबर 5x धन 25। अब इसको हल करना है तो 6 तिया 18 ऋण है, इसलिए धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, ऋण 18 हो गया। इधर 5x धन 25, 25 को पक्षांतर कर दिए, या इसको ऐसे 5x को इधर पक्षांतर किया तो ऋण 5x हो गया, ऋण 18 को पक्षांतर किया धन 18 हो गया। इस प्रकार 25 और 18 हो गया धन 43। इधर क्या बचा है ऋण 5x, ऋण 5 को अब इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो गया 43/5 और 43/5 को हम क्या लिख सकते हैं ऋण 43/5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से y बराबर ऋण 3 के लिए x का मान क्या हो जाएगा ऋण 43/5। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 3 का हल हुआ। अब इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहते हैं, सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले दी गई सरल रेखा को लिख लेते हैं इस प्रकार के सवाल में। तो 5x धन 6y बराबर 7 ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमको y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना है। मतलब बाएं पक्ष में केवल y रहेगा और दाहिने पक्ष में x रहेगा m के साथ में और प्लस उसके साथ में रहेगा c का मान रहेगा। तो इसके लिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5x को पक्षांतर कर देंगे तो ये समीकरण मिलेगा हमको 6y बराबर ऋण 5x पक्षांतर हो तो ऋण 5x हो गया धन 7। अब हमको इस रूप में लाने के लिए y बराबर mx प्लस c के रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 6 को हटाना है। तो 6 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण के दोनों पक्षों में हमको 6 से भाग देना है। तो
समीकरण के दोनों पक्षों में भाग दो, बाएं पक्ष में भाग देंगे 6y/6 हो गया, और दाहिने पक्ष में भाग देंगे तो ऋण 5x धन 7 बट्टे पूरे 1/6 हो गया, क्योंकि पूरे में 6 का भाग देना है। उसके बाद में 6 से 6 कट जाएगा, इधर y बचा है बराबर, इसको हम ऋण 5x/6 लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके। फिर ये धन 7/6 इसको लिख सकते हैं, और फिर y बराबर ऋण 5x/6 को हम ऋण 5/6 गुणित x लिख सकते हैं, और धन 7/6। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इस रूप में लाना है। तो इस प्रकार से अब ये जो समीकरण है वो y बराबर mx प्लस c के रूप में आ चुका है, जिसमें m का मान कितना है? ऋण 5/6 है, जो कि प्रवणता या ढाल का मान होता है। और यहाँ पर c बराबर कितना है? 7/6, जो कि y अक्ष से अंतखंड का मान होता है। तो इस प्रकार से ये आसान सा सवाल है, इसको आप समझ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहते हैं? उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है। मतलब हमको एक समीकरण ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसके लिए y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड, मतलब ये c का मान दिया है हमको। y अक्ष के साथ काटे गए अंतःखंड का मान को हम क्या लिखते हैं? c लिखते हैं, स्मॉल c लिखते हैं। और प्रवणता का मान दिया है, प्रवणता को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल m लिखते हैं। m का मान दिया है 5/4, c का मान दिया है 3। अब y बराबर mx प्लस c में m और c का मान रख करके हम सरल रेखा ज्ञात कर सकते हैं। तो सरल रेखा द्वारा y अक्ष से काटा गया अंतःखंड, c का मान दिया है प्रश्न में 3। सरल रेखा की प्रवणता m का मान दिया है 5/4, इसलिए सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c से इसमें m का और c का मान रखना है। m का मान है 5/4, c का मान 3। शुरू में दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब लघुत्तम हर में क्या है? यहाँ पर 1 है, 4 और 1 का लघुत्तम 4, 4 से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा। लघुत्तम को भाग देंगे, 4 से 4 को भाग देंगे, भागफल 1 आएगा। 1 को गुणा 5 के साथ में तो 5 हो जाएगा, और x के साथ गुणा होगा तो 5x। फिर धन का चिन्ह हो गया, 1 से 4 में भाग देंगे, भागफल 4, 4 गुणा 3 के साथ 4 तिया 12। अब 4 का 3 गुणा करेंगे, 4y हो गया बराबर 5x धन 12। इसके बाद में इस सब को 4y को इधर पक्षांतर कर दो आप, तो इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ 5x 4y पक्षांतर के ऋण 4y हो गया, और बच्चे के धन 12। तो इस प्रकार से 0 बराबर 5x ऋण 4y धन 12 हुआ। इसको अब हम सही तरीके से जमाक लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5x ऋण 4y धन 12 बराबर 0, जो कि अभिष्ट सरल रेखा का अभिष्ट समीकरण होगा। चलिए एक प्रश्न इस प्रश्नावली का और देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 शून्य से होकर जाती है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल किस प्रकार से होगा। तो माना कि रेखा का समीकरण हमने मान लिया है, y बराबर mx प्लस c है। प्रश्नानुसार प्रवणता दी गई है, m का मान 7/3, ये प्रवणता का मान दिया हुआ है 7/3। इस मान को हम इस समीकरण में रखेंगे y बराबर mx प्लस c में, तो ये 7/3 y बराबर 7/3 x प्लस c होगी। इसको समीकरण 1 मान लिया। प्रश्न में फिर से ये दिया हुआ है कि यह जो रेखा है वो बिंदु 6 शून्य से होकर जाती है, इसलिए यह बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब इस रेखा के समीकरण में हम x बराबर 6 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे, तो यह जो समीकरण है वो संतुष्ट होगा। इसलिए y बराबर हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, और ये 7/3 हो गया। फिर x का मान क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, और धन c। इस समीकरण में हम y बराबर क्या रखेंगे? ये बिंदु जो है वो किसका मान है? x y का मान है, तो y बराबर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, और x बराबर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। तो यहाँ पर ये मान को रख दिए, तो ये 0 का 0 ही रहेगा। उसके बाद में 3 से आपने 6 को भाग दे दिया, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 7 गुणित 2 बचा, धन c। फिर 0 का 0 ही है, बराबर 7 दूनी 14 और धन c।
14 को पक्षांतर कर दिए तो ऋण 14 बराबर सी हो गया, तो सी बराबर ऋण 14, ये सी का मान आ गया। तो इस प्रकार से हमको रेखा का प्रवणता तो पहले से ज्ञात है और उसकी वाई अक्ष के साथ कटे गए अंतःखंड का मान भी प्राप्त पता चल गया, सी का मान ऋण 14 है। अब इन दोनों मानों को रेखा के समीकरण में रख देंगे। तो सी के इस मान को अब समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि एम का मान तो हम पहले से ही रख चुके हैं, अब सी के मान को, सी के इस मान को यहाँ पर हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा y बराबर 7/3 हो गया, फिर x हो गया धन c बराबर कितना है, ऋण 14 है। अब इसको हल करेंगे तो y का y हो गया बराबर 7/3 x और धन और ऋण का गुणा ऋण हो गया, तो ऋण 14 हो गया। उसके बाद में y का y हो गया ये बराबर 7। अब यहाँ क्या करेंगे, इस पूरे राशि से इसको घटाना है, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, मतलब 14/1 है ये। अब 3 और 1 का लघुत्तम 3 आया, 3 से मतलब हर से हमने लघुत्तम को भाग दिया, तो 3 से 3 को भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा 7x में करेंगे तो 7x ही होगा। फिर ऋण का चिन्ह लगा दिए, 1 से 3 को भाग दिए, भागफल 3 आया, 3 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 तिया 42 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, अब इस स्टेप में 3 को y से तिर्यक गुणा कर दिए, तो 3y हो गया बराबर 7x ऋण 42 हो गया। 3y को इधर पक्षांतर कर दो, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर ये बराबर, क्योंकि 3y पक्षांतर हो चुका है, 7x ज्यों का त्यों है, 3y इधर आया तो ऋण 3y हो जाएगा और बच्चा क्या, ऋण 42। तो 0 बराबर 7x ऋण 3y ऋण 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7x ऋण 3y ऋण 42 बराबर 0। ये रेखा का अभिष्ट समीकरण होगा। तो इस प्रकार से ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो ढाल या प्रवणता है उससे संबंधित प्रश्नावली 3 के प्रश्नों के हल हैं, और कुछ सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। आप लोगों के अभ्यास के लिए आप लोग अपने मन से उन सवालों को बनाएंगे तो आपको जो बातें इस वीडियो में बताई गई है ढाल या प्रवणता से संबंधित, वो आपको और अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको गणित से संबंधित कोई भी बातें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिख करके ज़रूर भेज सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्याएं वो दूर हो। थैंक यू।